डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS-EDU पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग इस समय बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला के तहत 2019 में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, जिसमें आज आपका 2019 का रसायन विज्ञान का अंतिम भाग है। आज आपका 2019 रसायन विज्ञान पार्ट समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग कल से 2019 का भौतिक विज्ञान पार्ट शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं। आइए शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपको पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट सवाल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से पहले मैंने आपको हल नहीं कराया था इसको सेट में, पहली बार आपके सेट में आ रहा है। एक बार मैंने आपको होमवर्क दिया था, शायद आपने कर लिया होगा। आपसे सवाल पूछा, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप संक्षारण जानिए। संक्षारण क्या है? क्षारण का मतलब होता है क्षरण होना, क्षरण होना। क्षरण का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होना? समाप्त होना। मतलब अगर हमारे पास कोई पदार्थ है, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो हम इसी को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं जी? संक्षारण। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। हो जाएगा। तो अब बताइए आप, यहाँ पे जो संक्षारण है ये कैसे होता है? तो हम यहाँ पे धातुओं के संक्षारण की बात कर रहे हैं। धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण। तो जरा इसकी परिभाषा लिख लीजिए, तो फटाफट लिखिए, बोलें। नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, नमी तथा ऑक्सीजन अर्थात O2 लिख देंगे, काम हो जाएगा, की उपस्थिति में किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर उसके ऑक्साइड की परत का बनना, उसके ऑक्साइड की परत का बनना और धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, और धातु का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक लोहे की छड़ है ये, अब इसको आपने खुले में छोड़ दिया। तो आप खुले में छोड़ देंगे तो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे ही आप इसको खुले में छोड़ेंगे तो हवा चारों ओर इसके रहेगी, और हवा में क्या रहेगा? O2 रहेगा, O2। और चूंकि वायु में नमी भी रहती है, तो वहाँ से आपको नमी भी मिल जाएगी। तो जैसे ये नमी और वायु के संपर्क में आएगा, ये ऊपर की परत जो है इसकी ऑक्साइड की परत में बदलने लगेगी। किस में बदलने लगेगी जी? ऑक्साइड के। और जैसे ही आप रगड़ेंगे ये परत छूट जाएगी, और ये ऊपरी परत खत्म, फिर निचली परत खत्म, फिर निचली। धीरे धीरे वो जो लोहा है समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे जो लोहा है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग संक्षारण। तो कहा आपसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो नीचे लिखिएगा, जैसे जैसे लोहे पर जंग का लगना, जैसे लोहे पर जंग का लगना निम्नलिखित अभिक्रिया के माध्यम से होता है। निम्नलिखित अभिक्रिया के माध्यम से होता है। देखिए, यहाँ पर आपको जो Fe दिख रहा है, ये नमी थी और ये ऑक्सीजन था, अर्थात वायु की उपस्थिति में इसने अपना बना लिया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O। यही है आपका जंग का सूत्र। तो याद कर लीजिए, इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा, Fe2O3 इंटू XH2O, यही है जंग का सूत्र। तो आप उदाहरण में क्या लिखेंगे? जैसे लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका उदाहरण हो गया, यही लिख दीजिएगा, जंग का सूत्र है। ये लिख लीजिए, जंग की आवश्यक स्थिति, अर्थात जो संक्षारण है, संक्षारण की आवश्यक स्थिति क्या है? लोहे पर जंग कैसे लगता है, क्या क्या चाहिए आपको? तो पहला नंबर देखिए, पहला चाहिए
नमी जो कि H2O। दूसरा चाहिए वायु, वायु से चाहिए आपको O2। क्या चाहिए? O2। और तीसरा चाहिए आपको अम्ल, मतलब H+, जो मिलता है CO2 से। CO2 की H2O द्वारा क्रिया से मिलता है। किससे मिलता है? CO2 की H2O द्वारा क्रिया से मिलता है। तो इसको आप लिख देंगे कॉपी में तो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। और आप रिएक्शन में लिख दीजिएगा कि CO2 + H2O, यहीं से आपको मिल जाता है H2CO3, और इसी अम्ल से आपको मिल जाता है H+ आयन। कौन सा आयन? H+ आयन। तो कहेंगे आप ये कौन सा अम्ल है? इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्बोनिक अम्ल है ये। एक दुर्बल अम्ल है जहाँ से H+ मिलता है और जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम देख लेते हैं संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। संक्षारण से बचाव के उपाय। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप संक्षारण से किसी भी पदार्थ को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि संक्षारण से आपको उस पदार्थ को अगर बचाना है, तो मान लीजिए ये पदार्थ है, अगर आप इसको संक्षारण से बचाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर दीजिए कि हवा जो है इसके संपर्क में आ ही ना पाए और नमी इसके संपर्क में आ ही ना पाए। और जब हवा या नमी इसके संपर्क में नहीं आएगी तो इसका संक्षारण नहीं होगा। इसका संक्षारण नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए सबसे पहला उपाय हमारे लिए क्या होता है? ग्रीस या तेल लगाकर। क्या? ग्रीस या तेल लगाकर। क्योंकि जब आप लोग ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देते हैं तो ग्रीस या तेल जो होता है अपनी एक परत बना देता है उसके ऊपर। जैसे एक परत बना देगा, तो परत बना देगा तो हवा उसके संपर्क में नहीं आएगी, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दिन तक वो नहीं रुक पाता है। घरों में देखिएगा लोहे की जो कढ़ाइयाँ हैं वो खाना बनाने के बाद तेल लगा कर ही रखी जाती हैं, जिससे उस पर जंग ना लगने पाए। ठीक, तो ये इसका एक उदाहरण है। दूसरा, पेंट का लेप लगाकर। पेंट का लेप लगाकर, ये तो हमेशा किया जाता है हमारे यहाँ पर। पेंट का लेप हमेशा लगाया जाता है। पेंट देखिए अपनी यहाँ खिड़कियाँ पेंट कर दी जाती हैं, सालों सालों तक उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये भी एक ऊपर परत बना देता है, वायुरोधी परत, जिससे हवा या नमी उसके अंदर नहीं पहुँचती है। लेकिन जब देखिए कुछ समय बाद पहुँचता है तो वो पेंट फूलकर निकलने लगता है, क्योंकि अंदर का परत जंग बन जाती है, जिससे वो बाहर निकल जाता है। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट देखिएगा, मिश्र धातु बनाकर। क्या बनाकर? मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि मिश्र धातु क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए बस इतना ही आप इसमें लिख लीजिएगा, मिश्र धातु बनाकर। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, मैं पीछे लिखता हूँ क्योंकि इसके बारे में आपको समझाना है। यसद लेपन करके, आप इसको बोलते हैं गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण। तो यसद लेपन में होता क्या है कि आपके पास एक पदार्थ है, जैसे मान लीजिए लोहा ही है, लोहा। तो इस लोहे के ऊपर आप जिंक की परत लगा दीजिए। किसकी परत लगा दीजिए? जिंक की परत। जिंक की परत, इसी बात को हम बोलते हैं यसद लेपन, जिससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है। लोहे का संक्षारण क्या रुक जाता है? लोहे का संक्षारण क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है। तो आप लिखेंगे कि सबसे पहले यसद लेपन किया कैसे जाता है। तो आप हेडिंग इसको लिख लीजिए और इसके अंदर लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, लोहे या इस्पात की वस्तु को, इस्पात, स्टील जिसे बोलते हैं स्टील, लोहे या इस्पात की वस्तु को द्रव जिंक में डुबाने पर उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ जाती है। उसके ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ जाती है। जिंक की पतली परत
चढ़ जाती है, इसे ही यशद लेपन कहते हैं। इसे ही यशद लेपन कहते हैं। हो जाएगा। तो ये आप चित्र बना लीजिएगा। तो आपको याद रख लेना है कि यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत। किसके ऊपर चढ़ाते हैं? लोहा या इस्पात के ऊपर चढ़ाते हैं, अर्थात स्टील के ऊपर। ध्यान दीजिएगा। क्यों चढ़ाते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए। संक्षारण को रोकने के लिए। यशद लेपन को गैल्वनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गैल्वनीकरण भी कहते हैं। हो जाएगा ना? ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, एक 5वां पॉइंट भी लिख सकते हैं। विद्युत लेपन से, विद्युत लेपन से टीन की परत चढ़ाकर, टीन की परत चढ़ाकर। विद्युत लेपन का मतलब है वो भी इस यशद लेपन की तरह ही है, बस इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा लेप चढ़ाया जाता है। ये आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका नाम जान लीजिए। बस 5 उपाय हो गए संक्षारण के, बस इतना बहुत है आपके लिए। अगला देखिएगा, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक उपयोग क्या है? तो लिखेंगे सबसे पहले आप लोग हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा। वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ पर हाइड्रोजन का योग होता है, जिसमें किसी पदार्थ पर हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जैसे नीचे उदाहरण में लिख लीजिएगा, उसी में उदाहरण, जैसे एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण, एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण। तो देखिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप हाइड्रोजन का योग कराएंगे। तो मैंने कहा था योग की प्रक्रिया में ये जो आपको पाईबंध दिखता है, पाईबंध, वही टूट जाता है। ये दूसरा वाला पाईबंध ही तो है ना। डबल बॉन्ड में मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है, पहला सिग्मा और दूसरा पाई। तो जो पाई है वो टूट जाता है, केवल सिग्मा दिखता है। और जो पाई टूटा दोनों का, दोनों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, और जब हाथ ऊपर कर दिया तो एक पर ये एच जुड़ गया, एक पर ये एच जुड़ गया। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हो जाएगा ना। या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हो जाएगा ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका रिएक्शन हो गया। फिर पूछा इसका औद्योगिक उपयोग क्या है, तो इसका औद्योगिक उपयोग आप लोग लिख लीजिएगा। औद्योगिक उपयोग क्या होगा इसका, लिखेंगे आप। इसका औद्योगिक उपयोग तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वसा बनाने में किया जाता है। इसका औद्योगिक उपयोग तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके वसा बनाने में किया जाता है, जिसे जिसे तेलों का कठोरीकरण कहते हैं, जिसे तेलों का कठोरीकरण कहते हैं। लिख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। इस प्रक्रिया में तप्त कॉपर की उपस्थिति में, तप्त कॉपर या आप निकिल लिख सकते हैं, तो तप्त कॉपर या निकिल की उपस्थिति में तेलों पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे वसा प्राप्त होती है, जिससे वसा प्राप्त होती है, जिससे वसा प्राप्त होती है। यही आपको कहलाता है तेलों का कठोरीकरण। क्योंकि आप देखिए, जो वसा है वो सामान्यतः ठोस फॉर्म में रहती है, जैसे घी आप कह सकते हैं, डालडा जिसे बोलते हैं आप, डालडा। ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका तेल है, तेल, ये क्या है? ये द्रव रूप में है, दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या हो गया, द्रव से वो ठोस में बदल गया, अर्थात कठोर हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं तेलों का कठोरीकरण। अगला देख लीजिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डिटर्जेंट के उपयोगों को उदाहरण के द्वारा समझाइए। डिटर्जेंट के उपयोगों को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं डिटर्जेंट के उपयोग। डिटर्जेंट के उपयोग। तो ये जो आपके डिटर्जेंट के उपयोग हैं,
आप इनको देखिए। पहला नंबर, डिटर्जेंट का पहला उपयोग, वही बात है, कपड़ों को साफ करने में, कपड़ों व गंदी सतह को साफ करने में। ये कल मैंने आपको साबुन के स्वच्छीकारक गुण में बता दिया था, साबुन के स्वच्छीकारक गुण में बता दिया था, ठीक है ना। ये बात को ध्यान दे लेना। दूसरा जो आपका रहेगा, दूसरा, कीड़ों को भगाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कीड़ों को भगाने में इसका स्प्रे बनाते हैं और पौधों पर छिड़क देते हैं, तो चूंकि इसकी जो महक होती है और खट्टापन होता है, इससे कीड़े भाग जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा लिख दीजिएगा, तीसरा, ये ईंधन योजक के रूप में होता है, ईंधन योजक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो हमारा इंजन होता है, इंजन में गंदगी को रोकने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, ईंधन में गंदगी को रोकने के लिए भी डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चौथा नंबर लिख लीजिएगा, चौथा नंबर, कोशिकाओं में, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्रोटीन को अलग करने में भी इसका उपयोग होता है, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। तो ये सब आपके डिटर्जेंट के उपयोग हैं, डिटर्जेंट के उपयोग हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है, आपके काम का है कि आप लोग इसको कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो ये तो एकदम आसान था आपका, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था, CH3CH2OH, ये आपको लिखवाया ही गया है। आपको इसका क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कर देना है, मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में, क्षारीय KMnO4 के द्वारा इसका क्या कर देना है, ऑक्सीकरण, तुरंत ही ये बना लेगा CH3COOH, बस यही आपका हो गया एथेनोइक अम्ल, यही तो है एथेनोइक अम्ल, ध्यान में रख लीजिएगा। कितना आसान सवाल है, तनिक भी कठिन नहीं है, बस रिएक्शन आपको लिख देना है। हिंदी लिखना है तो यही लिखिएगा कि एथिल अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 के साथ गर्म करने पर क्या बन जाता है, एसीटिक अम्ल बन जाता है, हो जाएगा ना। चलिए, फिर ये वाला रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया था, एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से होगी, जिसका नाम था एस्टरीकरण, जाइएगा उसमें देखिएगा। और ये जहाँ पे मैंने एसिटिक अम्ल के 4 रासायनिक गुण बताए, वहीं पे मैंने लिखवाया है अम्ल प्लस क्षार, ये कार्बोनेट में CO2 और H2O, ये मैंने आपको बताया है। तो आज का हमारा जो आखिरी सवाल है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ज़रा ध्यान से इसको, क्या है सवाल, इस पर नज़र दौड़ाइए, दिमाग लगाइए, कौन सा सवाल हो सकता है। ये रिएक्शन आपने उतार लिया होगा अब। चलिए, तो देखिए, ये सवाल है आपका, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर बताइए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिए। 2 कॉलम बनाइए, इधर लिखिएगा एल्कोहल और दूसरी तरफ लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरी तरफ लिखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होने वाला है, अब देखिए क्या होगा। यहाँ पर पहला नंबर इसमें लिखिएगा, इसमें OH समूह होता है, इसमें OH समूह होता है, इसमें लिखिएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह होता है, हो गया ना। इसमें लिखिएगा यह नीले लिटमस को लाल नहीं करता है, नीले लिटमस को
लाल नहीं करता है, अर्थात अम्लीय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात अम्लीय नहीं है। और इसमें आप लिख देंगे यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं, ये अम्लीय है। क्या है जी, अम्लीय है। चलिए उसके बाद तीसरा लिखिएंगे आप लोग। तीसरा, क्षारों से क्रिया नहीं करता है, क्षारों से क्रिया नहीं। जबकि इसमें आप लिखेंगे क्षारों से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। एक और लिख लीजिएगा, लास्ट नंबर, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है। इसमें लिख दीजिएगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है, CO2 मुक्त करता है। बस ये हो गया आपका आंसर, खत्म काम, आपका केमिस्ट्री का अध्याय खत्म। आशा करता हूँ कि आप लोग को मेरे द्वारा शुरू की गई ये श्रृंखला बहुत पसंद आई होगी। अब हम लोग कल से इसके भौतिक विज्ञान सेगमेंट का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।